स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? आई होप यू ऑल आर फाइन। हम लोग पढ़ रहे हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एंड कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे सरकम सेंटर। तो हम लोग 3 पॉइंट्स ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, दैट इज सेंट्रॉइड, इन सेंटर एंड एक्सिस सेंटर्स। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 4th वन, दैट इज सरकम सेंटर, है ना। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक ही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि यदि आप इस चैनल पर नए आए हो एंड आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही चैनल को फटाफट से सब्सक्राइब कर दो एंड पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस की अपडेट्स मिलती रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक करो एंड शेयर करो। जो भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूज़ करते हो उस पर वीडियोस को शेयर करो ताकि दूसरे बच्चों को भी पता चले इस चैनल के बारे में। एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपने रिलेटिव्स, अपने भाइयों, अपने बहनों, सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ से पढ़ाई करें एंड अपना डाउट क्लियर करें। ओके, तो अब हम लोग शुरू करते हैं अपनी क्लास से। यस, माय नेम इज सोनी एंड आई वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन दिस चैनल ओमरिक्स एडुटेक। तो हम लोग चल रहे हैं सरकम सेंटर के साथ, है ना। तो जैसे हम लोग यार रिप्रेजेंट करते हैं ना, सेंट्रॉइड को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल जी से, इन सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल आई से एंड एक्स सेंटर्स, क्योंकि हमारे पास 3 होते हैं तो हम लोग एक्स सेंटर्स को रिप्रेजेंट करते हैं I1, I2, I3 से, ठीक है। तो वैसे ही ये जो सरकम सेंटर भाई साहब है ना, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से। किससे रिप्रेजेंट करते हैं? कैपिटल O से। समझ में आ गया ना, चमक गया ना, ठीक है। तो सरकम सेंटर को रिप्रेजेंट करते हैं कैपिटल O से, फाइन। अब ये सरकम सेंटर होता क्या है ना। तो रिकॉल करो, सेंट्रॉइड क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस। चमका क्या, वो तो चमक ही चुका है ना। इन सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स। एक्स सेंटर क्या होता है? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ 2 एक्सटर्नल एंगल बाइसेक्टर्स एंड 1 इंटरनल एंगल बाइसेक्टर्स, है ना। तो वैसे ही ये जो सरकम सेंटर भाई साहब है ना, ये भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ही होते हैं। जितने भी सेंटर्स हैं वो किसी ना किसी के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होते हैं और ये जो सरकम सेंटर है ये होता है पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। चमका क्या होता है? सरकम सेंटर इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। मैम अब ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है? तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, इसके नाम से ही पता चल रहा है ना। देखो, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर तो ऑफ कोर्स ये भी एक लाइन ही होगा, है ना। ये भी एक लाइन ही होगा जो कि दूसरे लाइन सेगमेंट या फिर आप बोल सकते हो ट्राइंगल के साइड को, है ना, बाइसेक्ट करेगा। नाम में है ना परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मतलब बाइसेक्ट करेगा, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड परपेंडिकुलर है इसके नाम में, मतलब परपेंडिकुलर भी होगा। तो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बेसिकली एक लाइन है जो कि किसी दूसरे लाइन सेगमेंट को बाइसेक्ट करेगा 2 इक्वल पार्ट्स में एंड परपेंडिकुलर भी होगा उस लाइन सेगमेंट के। दैट्स ऑल। चमक गया ना, दिमाग में फिट हो गया ना, ठीक है। तो अब हम लोग इसे लिख लेते हैं यार पॉइंट वाइज। जैसे हम लोग सेंट्रॉइड, इन सेंटर, एक्स सेंटर्स को डिस्कस किए हैं पॉइंट वाइज, वैसे ही हम लोग सरकम सेंटर एंड क्या बोलते हैं ऑर्थो सेंटर को भी डिस्कस करेंगे पॉइंट वाइज, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट कि ये सरकम सेंटर भाई साहब होते क्या है ना। तो क्या होते हैं? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। लिख लें हम लोग द पॉइंट ऑफ, राइटिंग पे ज्यादा आप लोग ध्यान ना दें, है ना। द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ perpendicular bisectors of the, किसका? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स किसका? ऑफ कोर्स साइड्स ऑफ अ ट्राइंगल का। तो वही है
perpendicular bisectors of the sides of a triangle is called circumcenter of the triangle, है ना। आई होप आपको ये तो चमक गया है, ठीक है जी। नेक्स्ट है सेकेंड वन कि मैम ये तो पता चल गया कि ये जो सर्कमसेंटर भाई साहब है ये होते हैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स। अब परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स क्या होते हैं, है ना, तो वो भी लिख लेते हैं। वैसे तो आपको पता चल गया है बट डेफिनेशन के तौर पर लिख लेते हैं। दैट इज अ लाइन which divides के बदले bisects कर लो यार, which bisects the line segment and perpendicular to it is called perpendicular बाइसेक्टर, है ना। ये भी चमक गया आपको, ठीक है जी। तो ये जो 2 पॉइंट्स है आई होप आपको चमक चुका है। अब हम लोग चलते हैं तीसरे पॉइंट के ऊपर। और जैसा हमने सेंट्रॉइड में देखा था, इन सेंटर में देखा था, एक्स सेंटर्स में देखे थे इनके फोटो कि ये लोग दिखते कैसे हैं, ठीक है, वैसे ही हम लोग यहाँ पर भी डिस्कस करेंगे। थर्ड पॉइंट सर्कमसेंटर भाई साहब का फोटो, मतलब ये दिखेगा कैसे, ठीक है। तो ऑफ कोर्स हम लोग जो सर्कमसेंटर डिस्कस कर रहे हैं ये ट्राइंगल का ही डिस्कस कर रहे हैं। तो आपके पास एक ट्राइंगल होगा, है ना, तो एक ट्राइंगल होगा तो बना लेते हैं। ये रहा आपका एक ट्राइंगल। लेट अस कंसिडर दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। एंड जैसा कि आपको पता है कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हम लोग कोऑर्डिनेट्स के साथ खेलते हैं, है ना। तो यहाँ पर भी आपको वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाएंगे। एंड लेट अस कंसिडर इसका जो कोऑर्डिनेट है दिस इज x1, y1 एंड b का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज x2, y2 एंड c का जो कोऑर्डिनेट है दिस इज x3, y3, है ना। चमक गया ना, ठीक है। अब आपको पता है कि सर्कमसेंटर जो है वो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है। तो हमें यहाँ पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करने होंगे। एंड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होता है, एक लाइन है जो कि साइड्स को, यहाँ पर साइड्स है ना, ये लाइन सेगमेंट्स क्या है, साइड्स है, तो साइड्स को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड परपेंडिकुलर भी होगा उस साइड के, ठीक है। तो हम लोग परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करना शुरू करते हैं। तो देखो यार, एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आपको ऐसा दिखेगा, ये एक साइड है BC एंड यदि हम लोग BC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर देखें तो कुछ इस तरीके का दिखेगा, है ना, जो कि ये एक लाइन होगा। एंड लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज D एज यूजुअल, जैसा हम लोग सेंट्रॉइड में देखे हैं, इन सेंटर एंड एक्स सेंटर्स में माने हैं, वैसे ही ये पॉइंट इज D। एंड ये जो D है वो ऑफ कोर्स BC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा एंड ये जो लाइन है वो ऑफ कोर्स BC के परपेंडिकुलर भी होगा, क्योंकि ये जो लाइन है वो बेसिकली है क्या, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ द साइड BC, ठीक है। या फिर आप बोल सकते हो परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ लाइन सेगमेंट BC, है ना। तो BC का काम तमाम। लेट अस टॉक अबाउट AC, साइड AC का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर कैसा होगा। तो यार ये कुछ इस तरीके का होगा, है ना। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज E। तो ऑफ कोर्स ये जो E है वो AC को 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, मतलब ये जो लेंथ होंगे AE एंड EC वो बराबर होंगे, है ना, और ये परपेंडिकुलर भी होगा। चमका, ठीक है। ये हो गया साइड AC का। अब बात आती है साइड AB की। तो यार कुछ इस तरीके का होगा, ठीक है। लेट अस कंसिडर दिस पॉइंट इज F
एंड ऑफ कोर्स ये जो f है वो AB को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा, तो यहाँ पर ये जो लेंथ होगी AF एंड FB ये बराबर होगी, है ना। और ये जो f है वो परपेंडिकुलर, ये जो लाइन है वो परपेंडिकुलर होगा AB के। ओके, तो आपने देख लिया कि आपके पास तीन परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स आ गए, एक तो ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन, एक ये वाली लाइन। एंड आपने ये भी देख लिया कि भाई ये जो तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स हैं वो क्या हैं, कॉनकरेंट हैं, मतलब ये तीनों ही लाइनें एक ही जगह पे जाकर के मिल रही है ना। और दिस पॉइंट इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स, ठीक है। और इस पॉइंट को हम लोग क्या बोलेंगे, सर्कम सेंटर, है ना, जिसे हम लोग कैपिटल O से लिखेंगे, जिसे हम लोग कैपिटल O से लिखेंगे। तो यही है डायग्राम किसका, सर्कम सेंटर का। ओके, तो आई होप दिस इज क्लियर, है ना, खूबसूरत सा डायग्राम है। ओके, आ गया समझ में, ठीक है। तो जैसे यार इन सेंटर को हम लोग सेंटर मान करके सर्कल ड्रॉ करते थे, तो हमारे पास एक खूबसूरत सा सर्कल आता था, है ना। और वो जो सर्कल होता था वो ट्रायंगल के तीनों साइड्स को टच करता हुआ निकलता था, है कि नहीं है। वैसे ही जब आप इस सर्कम सेंटर को सेंटर मान करके ट्रायंगल ड्रॉ करोगे तो वो भी एक खूबसूरत सा ही ट्रायंगल बनेगा। एंड वो जो ट्रायंगल होगा ना, वो इस ट्रायंगल, वो जो सर्कल होगा ना वो इस ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा, ठीक है। तो कुछ इस तरीके का होगा। अभी हमारे पास कोई कंपास वगैरह तो हम लोग यूज कर नहीं रहे, तो रफली डायग्राम देख लेते हैं। तो जब आप O को सेंटर मान करके एक सर्कल ड्रॉ करोगे तो ये जो सर्कल है वो ट्रायंगल के तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा, समझ में आया, तीनों वर्टेक्स से गुजरेगा। एंड सिंस ये जो O है वो सर्कम सेंटर है, तो इस सेंटर को जो सेंटर मान करके, मतलब सर्कम सेंटर को सेंटर मान करके जो सर्कल ड्रॉ करोगे इसका नाम होगा क्या नाम होगा इसका, दिस विल बी सर्कम सर्कल, ठीक है। दिस इज सर्कम सर्कल, चमका। एंड सिंस ये एक सर्कल है जो कि, है ना, ये सेंटर है और ये तीनों वर्टेक्स से गुजर रहा है, तो जब आप O एंड A को ज्वाइन करोगे तो आपको क्या मिलेगी बताइए, रेडियस, है कि नहीं है, रेडियस ही मिलेगी ना। जब आप किसी भी सर्कल के सेंटर को सर्कमफेरेंस से ज्वाइन करते तो आपको रेडियस मिलती है। तो OA इज नथिंग बट रेडियस ऑफ दिस ट्राइंगल, सॉरी रेडियस ऑफ दिस सर्कल, है ना। और रेडियस को हम लोग यहाँ पर सर्कम सर्कल के केस में इसके रेडियस को हम लोग कैपिटल R से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, चमक गया। वैसे ही जब आप O एंड B को ज्वाइन करोगे, है ना, तो भी आपको क्या मिलेगा, रेडियस ही, है ना, तो ये भी रेडियस ही है। एंड सिमिलरली जब आप O एंड C को ज्वाइन करोगे तो भी आपको रेडियस ही मिलेगी, ठीक है। तो ये तीनों लेंथ OA, OB एंड OC बराबर होती है एंड दिस इज नथिंग बट कैपिटल R। एंड सिंस ये जो कैपिटल R है वो रेडियस है किसका, सर्कम सर्कल का, तो इस R को हम लोग बुलाते हैं सर्कम रेडियस के नाम से, चमका, ठीक है, सर्कम रेडियस बुलाते हैं। एंड ये इंपॉर्टेंट है, हम लोग जो है वो बहुत ज़्यादा डिटेल्ड में डिस्कस करेंगे तब जब हम लोग सॉल्यूशन ऑफ ट्राइंगल देखेंगे, ठीक है। अभी हम लोग बहुत डिटेल्ड वे में नहीं जा रहे हैं, समझ में आ गया ना। तो ये रहा हमारा तीसरा पॉइंट। एंड नेक्स्ट इज फोर्थ पॉइंट। एंड फोर्थ पॉइंट ये आपने देखा यार कि ये जो सर्कम सेंटर है इसकी बहुत ही बहुत अच्छा प्रॉपर्टी है कि ये मतलब तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पर होता है। मतलब OA निकालो या फिर OB निकालो या फिर OC निकालो, ये तीनों ही R ही आता है हमेशा। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है सर्कम सेंटर का, दैट इज OA मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A, दिस इज इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन O एंड B मतलब OB, एंड दिस इज OC, है ना। ये तीनों ही बराबर होते हैं एंड दिस ऑल आर इक्वल टू R। हमेशा, ये हमेशा होता है, ऑलवेज, ठीक है, हमेशा होता है। एंड ये जो R है ना इसको हम लोग किस नाम से जानते हैं, दैट इज सर्कम रेडियस। इसे हम लोग बुलाते हैं सर्कम रेडियस के नाम से, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है कि सर्कम सेंटर जो है वो इक्विडिस्टेंट होता है। इक्विडिस्टेंट मतलब डिस्टेंसेस बराबर होगी, इक्विडिस्टेंट होता है फ्रॉम वर्टेक्स ऑफ द ट्राइंगल,
ठीक है, तीनों वर्टेक्स से बराबर डिस्टेंस पे होगा एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ सर्कम सेंटर। ठीक है, सबका अपना एक प्रॉपर्टी होता है ना, वैसे ही सर्कम सेंटर का ये प्रॉपर्टी है, दैट इज OA इक्वल टू OB इक्वल टू OC इक्वल टू कैपिटल R ऑलवेज एंड ऑलवेज। एंड ये जो कैपिटल R है दिस इज सर्कम रेडियस। ठीक है, चमक गया ना, क्लियर हो गया। ठीक है, तो देखो यार, जब कभी भी आपको ट्राइंगल के 3 वर्टेक्स दे दिए जाए, मतलब वर्टेक्स के कोऑर्डिनेट्स दे दिए जाए एंड आपसे पूछा जाए कि भाई मुझे तो सर्कम सेंटर बता या फिर सर्कम रेडियस बता, ठीक है, ऐसे पूछा जा सकता है। तो आपको जब सर्कम सेंटर फाइंड करना है, मतलब सर्कम सेंटर के कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, तो सबसे पहले आप चेक करोगे कि ये ट्राइंगल है कौन सा, है ना। क्या करोगे, सबसे पहले चेक करोगे कि ये ट्राइंगल कौन सा है, मतलब इक्विलेटरल है क्या, क्योंकि खास बात होती है उनमें। ठीक है, इक्विलेटरल है क्या या फिर राइट एंगल ट्राइंगल है क्या। ठीक है, कैसे चेक करोगे, साइड्स निकालोगे बाय यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, साइड्स के लेंथ निकालोगे। यदि तीनों ही साइड्स बराबर आ गई तो दैट इज इक्विलेटरल ट्राइंगल। यदि किसी भी 2 साइड्स के स्क्वायर का सम किसी तीसरे साइड के स्क्वायर के बराबर आ गया तो दैट इज राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, और इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में जितने भी सेंटर्स होते हैं, है ना, कौन कौन से सेंटर्स, सेंट्रॉइड हो गया, इन सेंटर हो गया, सर्कम सेंटर हो गया एंड ऑर्थो सेंटर हो गया। हम लोग एक्स सेंटर्स की बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि वो तो 3 होगा ना, जो एक होगा उसकी बात कर रहे हैं। चमका। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में ये जो चारों सेंटर्स होते हैं वो कोइंसिडेंट होते हैं, मतलब एक ही पॉइंट पर होते हैं। ठीक है, तो या आप सेंट्रॉइड निकालो या इन सेंटर निकालो या सर्कम सेंटर निकालो या फिर ऑर्थो सेंटर निकालो, है ना, वो सारे ही पॉइंट सेम होंगे, है ना। तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में आपको कुछ भी फाइंड करना हो आराम से सेंट्रॉइड फाइंड कर लो, क्योंकि सेंट्रॉइड फाइंड करना तो बहुत ही ईजी है यार, है कि नहीं है। एक्स कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना है, वाई कोऑर्डिनेट का एवरेज लेना है। ठीक है, तो इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में बिल्कुल सेंट्रॉइड फाइंड कर दो, दैट विल बी ऑर्थो सेंटर, वही सर्कम सेंटर, वही इन सेंटर, वही सेंट्रॉइड। चमक गया ना। तो सबसे पहले आप देखोगे कि ये ट्राइंगल है कौन सा। ठीक है, इक्विलेटरल में पता चल गया, डायरेक्ट सेंट्रॉइड फाइंड कर दो। नेक्स्ट है राइट एंगल ट्राइंगल। यदि आपको राइट एंगल ट्राइंगल मिलता है ना, तो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में सर्कम सेंटर जो होता है वो होता है मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। समझ में आया, क्या होता है, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, यदि वो ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो सेंट्रॉइड निकालो, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। यदि राइट एंगल ट्राइंगल है तो हाइपोटेन्यूज का मिड पॉइंट निकालो। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कैसे आइडेंटिफाई करोगे, लॉन्गेस्ट साइड विल बी हाइपोटेन्यूज, है ना। यदि आप ए एंड सी के बीच का डिस्टेंस निकाल रहे हो और मान लो कि ए एंड सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड आ गई, है ना, वो राइट एंगल ट्राइंगल आ गया, है ना, और ए सी जो है वो लॉन्गेस्ट साइड आ गई, सबसे बड़ी साइड विल बी योर हाइपोटेन्यूज। तो ए एंड सी का जो मिड पॉइंट होगा दैट विल बी द कोऑर्डिनेट ऑफ सर्कम सेंटर। ठीक है, यदि वो इक्विलेटरल है, राइट एंगल है तो चमक चुका है आपको। यदि वो इक्विलेटरल या राइट एंगल नहीं है तो आप यूज करोगे इस प्रॉपर्टी का हमेशा, ऑलवेज एंड ऑलवेज। ठीक है, आप क्या करोगे, ये जो सर्कम सेंटर है ना, इसके कोऑर्डिनेट को आप मान लोगे अपने हिसाब से कि लेट अस कंसीडर यार ये a, b है ना जी, a, b है, या फिर आप x, y मान सकते हो, कुछ भी मान सकते हो आपकी श्रद्धा के हिसाब से। लेट अस कंसीडर a, b है, तब आप यूज करोगे OA, मतलब डिस्टेंस बिटवीन O एंड A निकालोगे, दिस विल बी इक्वल टू डिस्टेंस बिटवीन O एंड B, डिस्टेंस बिटवीन O एंड C। ठीक है, इन तीनों डिस्टेंसेस को बराबर करोगे एंड सिंस तीनों ही आपस में बराबर हैं तो यहाँ पर आपको 2 अननोन दिख रहे हैं, A एंड B। तो इन दोनों अननोन्स के वैल्यू को फाइंड करने के लिए आपको 2 इक्वेशंस की जरूरत होगी। तो किसी भी 2 को इक्वल कर दोगे ना तो आपके पास 2 इक्वेशन आ जाएगी, दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लोगे तो आपके पास सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ठीक है, वैसे इसका फॉर्मूला भी होता है, वो मैं सबसे लास्ट में बताऊंगी क्योंकि आप कभी भी जिंदगी में उस फॉर्मूले का यूज नहीं करोगे, लेकिन सिंस वी आर डिस्कसिंग ऑल दिस थिंग्स तो मैं आपको बताऊंगी, पक्के से ही बताऊंगी, लेकिन कभी आप यूज नहीं करोगे। जब कभी भी आपको सर्कम सेंटर फाइंड करना होगा, सबसे पहले आप साइड निकालोगे, देखोगे कि भाई क्या इक्विलेटरल ट्राइंगल है,
इक्विलेटरल ट्राइंगल है तो फटाक से सेंट्रॉइड निकाल दोगे, ठीक है, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। राइट एंगल ट्राइंगल है तो मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज विल बी योर सर्कम सेंटर। यदि नहीं है दोनों तब आप इसे यूज करोगे, ठीक है, ओ को मान लोगे, फिर ओ ए बराबर ओ बी बराबर ओ सी करके किसी भी दो को इक्वल करके दो इक्वेशंस बनाओगे, दोनों को सॉल्व करोगे, ए एंड बी के आंसर्स आ जाएंगे, दैट विल बी योर सर्कम सेंटर। आई होप दिस इज क्लियर। यदि सर्कम रेडियस निकालना है तो ओ का कोऑर्डिनेट निकल गया है, सर्कम रेडियस इज या तो ओ ए निकालो या ओ बी निकालो या ओ सी निकालो, कोई भी एक डिस्टेंस निकालो, तीनों बराबर होगा, कोई भी एक निकालो, दैट विल बी योर सर्कम रेडियस। आई होप दिस इज क्लियर। अरे चमका है ना, तो सर्कम सेंटर क्लियर हो गया है। अब यही जो मैंने आपको बताया ना इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में, राइट एंगल ट्राइंगल के केस में, वो सब मैं आपको लिख के बता देती हूँ। सिंस अभी यहाँ पे स्पेस नहीं है तो आप एक काम करो, वीडियो पॉज करो एंड इसे फटाफट से नोट डाउन कर लो, इसके बाद मैं आपको रिमेनिंग पॉइंट्स बता देती हूँ। तो 4 पॉइंट्स हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग, मैंने जो आपको अभी बताया था पॉइंट्स, उसको लिख लेते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट इज आवर 5th पॉइंट, है ना, और 5th पॉइंट वही इक्विलेटरल ट्राइंगल वाला, ठीक है। लिखते हैं, इफ द ट्राइंगल इज इक्विलेटरल, इक्विलेटरल है मतलब तीनों साइड्स बराबर हैं, देन सेंट्रॉइड कॉमा इन सेंटर कॉमा सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर। अभी हमने ऑर्थो सेंटर डिस्कस नहीं किया है लेकिन यहाँ पर मैंने लिख दिया है, ठीक है। ये मैं अगेन आपको ऑर्थो सेंटर में बता दूंगी, ओके। सेंट्रॉइड कॉमा इन सेंटर कॉमा सर्कम सेंटर एंड ऑर्थो सेंटर आर कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब एक ही पॉइंट पर लाई करेगा, ठीक है जी। मतलब आपको इक्विलेटरल ट्राइंगल के केस में कुछ भी फाइंड करना हो, फटाफट से सेंट्रॉइड फाइंड कर दो, क्योंकि सेंट्रॉइड फाइंड करना ज़्यादा इजी है, ठीक है, क्योंकि सारे ही पॉइंट एक ही पॉइंट हैं, ओके। नेक्स्ट इज राइट एंगल ट्राइंगल वाला, ओके। तो दिस इज फॉर राइट एंगल ट्राइंगल, ट्राइंगल मैंने ऐसे लिख दिया है ना, ट्राइंगल सर्कम सेंटर इज the mid point of hypotenuse, ठीक है, समझ में आ गया ना। राइट एंगल के केस में सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 7th पॉइंट के ऊपर एंड देखो, यदि हम लोग बात करें ना सेंट्रॉइड की एंड इन सेंटर की, वो हमेशा एंड हमेशा ट्राइंगल के अंदर ही होगा, चाहे वो कोई सा भी ट्राइंगल हो, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो या फिर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो या फिर राइट एंगल ट्राइंगल हो, वो हमेशा ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है। लेकिन सर्कम सेंटर के केस में ज़रूरी नहीं है कि वो ट्राइंगल के हमेशा अंदर ही हो, ठीक है। यदि एक्यूट एंगल ट्राइंगल है, एक्यूट एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ट्राइंगल के तीनों ही एंगल्स 90 से छोटे होंगे, ठीक है। ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल का मतलब क्या है कि ट्राइंगल में कोई भी एक एंगल जो है वो 90 से बड़ा होगा एंड ऑफ कोर्स रिमेनिंग टू 90 से छोटे ही होंगे, ठीक है। तो सर्कम सेंटर के केस में यदि हम लोग एक्यूट एंगल ट्राइंगल की बात करें तो सर्कम सेंटर एक्यूट एंगल ट्राइंगल के लिए ट्राइंगल के अंदर होगा, ठीक है। एंड फॉर ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल सर्कम सेंटर ट्राइंगल के बाहर होगा। समझ में आया ना, वो भी आपको पता होना चाहिए। लिख लेते हैं, कहीं पर मतलब आपसे पूछा नहीं जाएगा बट आपको पता रहनी चाहिए ना यार, पढ़ रहे हो तो सब कुछ पढ़ के जाओ, है कि नहीं है। तो यही है, ठीक है। फॉर एक्यूट एंगल ट्राइंगल लाइज इनसाइड, ठीक है, कौन, ऑफ कोर्स सर्कम सेंटर, क्योंकि हम लोग सर्कम सेंटर की बात कर रहे हैं, ठीक है। फॉर ऑब्ट्यूज
एंगल ट्राइंगल लाइज आउटसाइड, है ना। और राइट एंगल के केस में क्या होगा, ट्राइंगल पर ही होगा, क्योंकि क्या होता है राइट एंगल के केस में सर्कम सेंटर इज मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेन्यूज। ठीक है, तो ये भी क्लियर है। नेक्स्ट इज 8th पॉइंट, एंड मैंने आपको बताया था ना कि मैं आपको जो है वो सर्कम सेंटर का कोऑर्डिनेट तो बताऊंगी, लेकिन उसे आप कभी जिंदगी में यूज नहीं करोगे, तो वही कोऑर्डिनेट बता देती हूँ। वैसे बताने की जरूरत भी नहीं है, बट बता देती हूँ यार, है ना। तो दिस इज कोऑर्डिनेट्स ऑफ सर्कम सेंटर इज, एंड वो होता है देखो ओ से ही लिखते हैं, और ये कोऑर्डिनेट होता है दैट इज लंबा चौड़ा है, x1 sin 2a प्लस x2 sin 2b प्लस x3 sin 2c होल डिवाइडेड बाय ये इन तीनों का सम दैट इज sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c, है ना। सिमिलरली y कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, बस x1 की जगह पे y1 रखो, x2 की जगह पे y2 रखो, x3 की जगह पे y3 रखो। सो दिस इज y1 sin 2a प्लस y2 sin 2b प्लस y3 sin 2c होल डिवाइडेड बाय दिस इज sin 2a प्लस sin 2b प्लस sin 2c। ठीक है, ये है ऑर्थो सेंटर का कोऑर्डिनेट का फॉर्मूला, जहाँ पर x1 x2 x3 y1 y2 y3 तो कोऑर्डिनेट्स हैं वर्टेक्स के, एंड ए एंगल बी एंगल सी, ये जो 2a 2b 2c है ना, ये बेसिकली एंगल ए एंगल बी एंगल सी के वैल्यूज है। ठीक है, तो ये तो फॉर्मूला है, लेकिन जब कभी भी आपको ट्राइंगल के सर्कम सेंटर को फाइंड करना हो तो कभी भी आप जिंदगी में भूल करके भी इस फॉर्मूला का यूज नहीं करोगे, लेकिन किसी बुक में आप देख लोगे, कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने ये बता दिया है। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर, एंड ये सारे ही पॉइंट्स थे सर्कम सेंटर के बारे में। एक बार इसे भी आप फटाफट से नोट डाउन कर लो, कर लिए नोट डाउन आप, ओके। तो सर्कम सेंटर के लिए इतना ही है ना। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग सर्कम सेंटर पे बेस्ड कुछ क्वेश्चंस करेंगे कि कैसे आप फाइंड करोगे सर्कम सेंटर को। ठीक है, तो आई होप समझ में आ गया है। यदि आपको कहीं पर भी डाउट होता है ना, कहीं पर भी प्रॉब्लम आती है, तो पक्के से ही कमेंट सेक्शन में लिखो। ठीक है, या फिर आप मेरे वेबसाइट पर भी पोस्ट कर सकते हो, एंड वेबसाइट को जो लिंक है ना वो हमेशा आपको मिल जाएगा नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। आप जाएंगे omrexedutech.com पर, है ना, सर्च करोगे URL पर, वहाँ पर आप मैथ्स डाउट क्लास में जाओगे। आपको आपके माइंड में मतलब कुछ भी प्रॉब्लम है या क्वेरी है, आप मुझसे शेयर कर सकते हो, वहाँ पर लिख के भेज सकते हो, या फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन कर रहे हो एंड आप चाहते हो कि आपका तुरंत डाउट क्लियर हो, तो उस क्वेश्चन का फोटो क्लिक करो एंड वेबसाइट पर पोस्ट कर दो। 1000% यू विल गेट सॉल्यूशन फॉर दैट। चमका, ठीक है। तो यही है यार, अभी डीपीपी मत करो, लेट अस कंप्लीट ऑल द सेंटर्स, उसके बाद हम लोग डीपीपी सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आई होप दिस इज क्लियर। एंड एक ही रिक्वेस्ट है, ठीक है, यदि चैनल पर नए आए हो ना और आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पक्के से ही पहले सब्सक्राइब कर लो। ठीक है, क्योंकि फालतू का मतलब केवल वीडियो देख रहे हो और सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो तो ठीक बात नहीं है, सब्सक्राइब कर लो, है ना। और पास में जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस कर लो ताकि आपको वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहे एंड आपका कोई भी लेक्चर मिस नहीं हो, है ना। और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके सबके साथ शेयर करो, है ना, अपने क्लासमेट्स, रिलेटिव्स सभी को बताओ इस चैनल के बारे में ताकि वो भी यहाँ पे पढ़ाई करें एंड आपके लिए भी एक अच्छा सा माहौल क्रिएट हो, सब साथ में मिल करके पढ़ाई करो, है ना। इसके लिए सबके साथ शेयर करो एंड जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके वीडियोस को लाइक ज़रूर करो ताकि मुझे भी पता चले एंड दूसरों को भी पता चले कि हाँ ये वीडियो मतलब वीडियो में दम है कि नहीं है। तो यही है यार, है ना। थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट।